वेलकम टू वी टॉक। इस वक्त नाजरीन जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, कहा यह जा रहा है तमाम सियासी हलकों में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त मुल्क को तमाम तर दरपेश मसाइल का हल, बल्कि वाहिद हल वो इंतखाबात हैं जो फौरी तौर पर करवाए जाने चाहिए। इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम थोड़ा सा इसका तारीख़ी पस मंज़र भी जो है वो आपके लिए अगर बयान करें तो इस वक्त मुल्क में जो इनकाद होगा, अगर इस माह या अगले माह जब भी ये ऐलान किया जाता है, उसके बाद जो है तारीख दे दी जाती है जनरल इलेक्शंस की, जो कि अक्टूबर या उसके आखिर में या उससे अगले माह इस साल जो है वो होना अपने अगर वक्त के मुताबिक हुए तो होना जो है वो लाजिम है। अगर वो इनकाद किया जाता है तो ये मुल्क में जो जितना भी ये बहरान है ये उसका हल साबित होंगे। और गुज़िश्ता अगर हम 2 या 3 अदवार की बात करें, हम इन इलेक्शंस की बात करें जो जनरल इलेक्शंस इस मुल्क में हुए तमाम तर तारीख़ के पस मंज़र में, और उसको देखते हुए 2008 के बाद 2013 और 2013 के बाद 2008 में एक अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब 2008 में ये एक जनरल इलेक्शंस का इनेकाद किया गया तो पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, उसके बाद हुकूमत बनाई और हुकूमत चलाई। इस दौरान बाकी तमाम पार्टीज़ ने जब ये रिज़ल्ट्स आए तो वही रोना, वही तमाम तर गर्दाने कि उनका मैंडेट जो है वो चुरा लिया गया, उनका इक़्तिदार उनका हक था जो कि उनसे छिन गया, या वो धांधली जो कि आज तक कभी साबित नहीं हो सकी, उसके जो है वो रोना ही रोते रहे। उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी अपनी उस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में की, वो अक्सरियत हासिल करने में फ़ेल हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। 2013 में एक और अहम वाक़या ये था कि PTI एक हकीकत के तौर पे, सियासी हकीकत के तौर पे मंजर आम पर आई और तमाम तर दीगर पार्टीज़ के साथ साथ अपना एक फुटप्रिंट बनाने में कामयाब हुई। 2013 के इलेक्शंस के बाद जब नवाज़ लीग हुकूमत में आई तो यही धांधली, यही मैंडेट चोरी और इन तमाम तर वाक़यात का एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला दौर शुरू हुआ कि जिसके नतीजे में हमने 128 दिन या 124 दिन लंबा धरना जो है इस मुल्क ने जो है वो बर्दाश्त किया। मईशत का क्या हाल हुआ, क्या मामलात पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पे मुतासिर हुए, किस कदर मुतासिर हुए और अब तक वो कैसे संभल सके हैं, क्या संभल सके भी हैं या नहीं, ये एक सवाल है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं 2018 के जनरल इलेक्शंस की तरफ। 2018 के जनरल इलेक्शंस में PTI ने एक अक्सरियती जमात की सूरत में उभर कर बाकी तमाम तर जमातों को जो है वो स्टन कर दिया। ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब जैसे सूबे में भी अक्सरियत लेकर और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जिसके बारे में कभी सोचना भी इससे पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। खैर, बात फिर वहीं आई कि उस नताइज, इस इंतखाबात के नताइज के हवाले से फिर वही बातें सामने आई कि धरना और हम नहीं मानते, हमारा मैंडेट छीना गया, हमसे जो है वो हमें बैरूनी या गैर सियासी हाथों का मुलविस होना जो है शामिल था। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2018 के बाद वो तमाम तर वाक़यात जो कि हमारे पिछले प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं, वो कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पे PTI अपनी हुकूमत जो है वो लूज़ कर गई, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो दीगर हुकूमती जो उनकी पॉलिसी की अदम मौजूदगी के हवाले से हमने कई प्रोग्राम्स किए। उसके बाद सियासी तौर पे जो उनकी अपोजिशन रही, उन अपोजिशन जमातों ने इकट्ठ करके एक PDM की सूरत में एक हकीकी शक्ल इख्तियार की और शक्ल की सूरत में अब वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त दीगर मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुंसलिक होने के साथ साथ ऐवान इक़्तिदार में भी मनसब पर बैठे हैं, उनके हवाले से भी अगर बात करें तो अभी ऐसा एक अदम इस्तेहकाम मौजूद है और वो ना ख़त्म होने वाला अदम इस्तेहकाम मौजूद है कि आए दिन हर दूसरे रोज़
एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है, एक ऐसे बयान की सूरत में आता है, कभी किसी ऐसे रिजल्ट की सूरत में आता है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो दीगर दोस्त ममालिक हों। अगर हम मईशत की बात करें तो उनकी तरफ से आने वाले जितना भी इन्फ्लक्स है, जितना भी उनकी तरफ से इमदाद है या उनकी तरफ से दिया जाने वाला वो कर्ज है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डिपेंड कर रही है। और अगर हम बात करें मुल्क के अंदरूनी हालात की, तो पंजाब जैसे सूबे के इस वक्त जो निगरां वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से भी कोई हकीकत या कोई क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं है। KP की गवर्नमेंट भी जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है, असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है, वहाँ पे भी इस वक्त जो है वो गैर मौजूदगी या अदम मौजूदगी है किसी लीडरशिप की। अगर अब विफाक की बात करें तो वहाँ पे भी एक टैक्टिक प्ले किया गया और देखा हमने कि 34 PTI के अरकान असम्बली को जो है एक ही गो में उनके इस्तीफे मंजूर किए गए और उनको बेदखल कर दिया गया इस तमाम तर प्रोसेस में। खैर ये सियासत का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या आइंदा इंतखाबात इन तमाम तर मसाइल का हल साबित होंगे, या क्या वाकई वो तमाम तर मसाइल जो कि इस वक्त जो है बगैर किसी ऐसे शख्स के या बगैर किसी ऐसी सोच के, बगैर किसी इमदाद के, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी पूछ के बेआरो बदगात में हमें नजर आते हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो, चाहे वो हमारी दोस्त ममालिक से हमारी जितनी भी सफारती ताल्लुकात की बुनियाद हो, चाहे और दीगर मसाइल हों। क्या ये तमाम तर मसाइल सिर्फ एक आम इंतखाबात के होने से हल हो जाएंगे? ये वो सवाल है जो आज हमारे प्रोग्राम का असल मुद्दा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अहमद भट्टी साहब, जो कि रहनुमा PTI हैं। सर, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ ही हमारे साथ वारिस रजा साहब भी हैं। सर, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। अच्छा, पहला सवाल मैं करता हूँ अवैस अहमद भट्टी साहब आपसे, क्या आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त अगर ये इनेकाद कर दिया जाए इलेक्शन का और अभी हम 2 माह या 3 माह के दौरान ये पॉसिबिलिटी अगर ना भी हो, हम समझते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाकया पेश आ गया और इलेक्शंस पाकिस्तान में मुनक्किद हुए, तो क्या अगले ही रोज़ या कुछ ही लम्हों या पलों में वो नताइज नज़र आ जाएंगे? पाकिस्तान का जो हुलिया है वो क्या फौरी तौर पर बदल जाएगा? आप क्या समझते हैं? आपने मुझे बुलाया। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, और आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या या इकोनॉमिक कंडीशंस का हल सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं वो इलेक्शंस हैं और इमीडिएट इलेक्शंस हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि विद इन 90 डेज एक गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है। क्या आप बोल रहे हैं कि क्या वही इसका सोल्यूशन है? तो मेरा आंसर है यस, this is the only solution of the revival of the economy of the Pakistan, for the revival of the political stability in the Pakistan. उसका अगर मैं आप कहेंगे क्यों और कैसे, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। मैं जाता हूं अप्रैल 2022 के अंदर। आपने तो 2008 से लेके मोहतरमा की शहादत से लेके 2013 पे आए, 18 पे आए, फिर 23 पे आए, 22 पे आए, फिर आज की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जब भी जमहूरियत आई, ये मुल्क ने तरक्की किया है। जब भी डिक्टेटरशिप आई, इसलिए मुल्क पीछे गया है। अब डिक्टेटरशिप नहीं है, अब जमहूरियत है, बट जमहूरियत को डीरेल किया गया। डीरेल करने की वजह, जब ये डीरेल हुई तो वो भी एक डिक्टोरियल स्टेप था कि एक डिक्टेटरशिप, जिस तरह डिक्टेटर्स करते होते हैं कि एक आके एक शब खून मारते होते हैं, इसी तरह रजीम चेंज भी एक शब खून था और शब खून मारा गया। आप अप्रैल के महीने में चाहिए, पाकिस्तान का GDP 6 पॉइंट कुछ, पाकिस्तान के अंदर डॉलर 170 पे, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 150 के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों को एहसास प्रोग्राम चल रहा था, पाकिस्तान के लोगों को हेल्थ कार्ड मिल रहा था। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए मेरी आपकी पूरे पाकिस्तान के लोगों की जेब में मौजूद था। अगर मैं बीमार हूं, मैंने हॉस्पिटल जाना, मेरी जेब में 10 लाख रुपया था। वो किसने दिया होता? मैं पार्टी का नाम ही लेता। मैं अगर 2018 से पहले मैं बीमार होते तो क्या, मुझे बताइए, आपकी मेरी में जेब में 10 लाख रुपया था, क्या आप जाके इलाज करवा सकते? कोई बंदा गरीब है, कोई माजूर है, कोई यतीम है, क्या उसके पास एहसास राशन स्कीम थी? नहीं, 2013 से 18 में नहीं थी, 2018 के बाद थी। क्या एक किसान जिसके पास
किसान कार्ड था, क्या 2018 से पहले ये था? नहीं था। क्या शेल्टर होम्स, लोग रोड्स के ऊपर सोते थे, गरीब लोगों को खाना मुहैया नहीं था? क्या शेल्टर होम, पनाह गाह के अंदर लोगों को मुयसर आया? इसका आंसर है यस। 2018 से पहले क्या मौजूद थी ये चीजें? बिल्कुल नहीं। खान, हमारी जो गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना घर स्कीम लेके आ रही थी। मैं नौजवान रोजगार स्कीम की बात करूंगा। मैं नौजवान रोजगार स्कीम के अंदर लोगों को 1 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक लोगों को रोजगार दिया जाता था। अपने अपने घर बनाने के लिए लोगों को दिया जाता था। उसके बाद जो डैम्स की मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं सुनामी ट्रीज की मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर हमारे रिलेशन की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर यूएनए के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया। आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो रशिया के साथ रिलेशन थे, जो इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन थे, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर खान को एक हीरो के तौर पर जाना गया। खान ने इस्लाम डे का इस्लाम खान मनवाया। ये वो चीजें थी जो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर हुई, और ठीक, अप्रैल बिल्कुल ठीक, 2022 आपका के आपका बाद पॉइंट आ ये गया। हम मुझे लोगों सिर्फ ने आपसे नुकसान एक किया। सवाल यहाँ मुझे प्लीज एक मिनट दीजिएगा, पे एक आप सवाल मेरा सुनिए। आप आप प्लीज आपको मैं फिर मौका देखिए, दूंगा। यहाँ पे एक सवाल मुझे ऐड करने दीजिए, इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपने भी जिक्र किया जिस तरह बेरोजगारी के हवाले से जो आपकी स्कीम थी, आप रोजगार जो है वो देना चाह रहे थे और आपने एक स्कीम का ऐलान किया। उसके अलावा आपने रिहाइश यानी कि आम आवाम की रिहाइश के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ कि आई थिंक कोई हजारों नहीं लाखों की तादाद में वो घर बनने थे जो कि अभी तक गैर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ वो जो बेरोजगारी के हवाले से आपने बात की, वो 1 करोड़ नौकरियां जिनके हवाले से आपने जो है काफी सियासत की, लेकिन वो आज तक सवाल ही है। तो आप क्या समझते हैं वो तसलसल कैसे आप कायम रखेंगे? झेलम चलिए, आप मेरे साथ हड़प्पा साहिवाल करिए, 4 जगह के ऊपर मैं दिखा सकता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये अपना घर स्कीम बनते हुए देखी है, जो छतों तक घर पहुंचे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ये रजीम चेंज हुई, देखिए ये चीजें एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। आपको आपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम करते हुए टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एक दिन में, हम तो इनएक्सपीरियंस टीम थी, हमारे पास वो लोग नहीं थे जो 35 साल से यहाँ पे हुकूमत करते आए। हम एक नई टीम थे। अल्हम्दुलिल्लाह खान ने इस मुल्क को एक नाम दिया। हमारा जो फॉरेन रिलेशन से आज सबसे अच्छे थे। 75 साल तारीख के अंदर जो रिलेशन खान साहब की गवर्नमेंट के थे वो किसी के नहीं थे। हमारे ऊपर हमारा जो ओवरसीज है इत्मीनान करता था, हमें डॉलर भेजता था, पैसा था। आज ये जो तजर्बाकार नालायक लोगों की वजह से आज मुल्क इस नहज पे है कि 250 रुपए में डॉलर है और हमारी एलसी आज भी बंद है। हम लोग लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि आपकी पॉलिसी मेकिंग या आपकी पॉलिसी मेकिंग ना होने की वजह से आपकी हुकूमत ने पॉलिसीज नहीं बनाई, जिनका नतीजा ये आया कि वो डॉलर जो है वो बेकाबू हुआ और कंट्रोल से बाहर होकर इसकी कीमत जो है वो 250 के करीब पहुंच गई है। ये लोग जो आप जिनको आपको कसूरवार जिनको आप गिरदान रहे हैं, उन लोगों का तो ये बयान है कि आपकी जो हुकूमत थी उस टेन्योर में जो पॉलिसीज बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, जिनका नतीजा आज अवाम भुगत रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इट मींस जो 2018 के अंदर जो 110-15 पे कहते हैं ये डॉलर था, हमारी गवर्नमेंट जब गई अप्रैल 2022 में 3 साल 3.5 साल के बाद उसमें 170 था। ये 60-70 पे हम लोग उनके ऊपर डालते। और यार ये ब्लेम गेम छोड़ें, काम करके दिखाएं, ब्लेम गेम से बाहर निकलें। ये हमें ब्लेम गेम से बाहर निकलना है। सर यही तो सवाल है मेरा भी और हमारी आवाम का भी कि वो जो ब्लेम गेम हम साइड पे कर देते हैं। हम ये बात करते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज थी, जिस तरह आपने रिहाइश के हवाले से बात की कि एक स्कीम थी, इसके साथ साथ आपने जिक्र किया कि जैसे बेरोजगारी के हवाले से 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी, उसके बाद आप ही की हुकूमत के जो एक रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उनका भी वो बयान जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो नौकरियां पैदा करे। वो उन्होंने इस बात को एक यू टर्न की सूरत में लिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने उस चीज को ना गलत इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं होती, इसके साथ हमें प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत होती है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी जरूरत होती है, वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, रूडा की जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई खान ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाई, उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरी हम लोग दे रहे थे, जिसको इन्होंने फिर कोर्ट्स का सहारा लिया। इन्होंने
उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर सर वो कोर्ट्स का सहारा किन्होंने लिया सर इसके ये जो आपने अभी जो आपने एक जो दावा किया है वो कोर्ट्स में गए, वो कौन लोग कोर्ट्स में गए, और अगर कोर्ट्स में गए तो उनका रिजल्ट क्या आया, कोर्ट ने क्या उसके ऊपर फैसला दिया? देखिए कोर्ट ने उसके बाद उसको किया है, अभी चल रहा है, और ये वो स्टेप है जिससे आप देखेंगे कि कल को नौकरियां पैदा होंगी और इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इमरान खान को जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग ये जो आप सर ये जो रोजगार की बात है ये हमने तब भी सुना था जब सीपैक का ऐलान हुआ और वो रोजगार के मौके, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो बढ़ने थे, वो सीपैक की सूरत में हमें बहुत बड़ा एक जो है वो कैंपेन चली। उसके बाद फिर आपकी हुकूमत आई और वो सीपैक हमारे सामने रोल बैक हुआ। तो आप वो सब क्या समझते हैं कि वो किसका कसूर है? ट्रीटीज के अंदर जो सीपैक के एग्रीमेंट के अंदर जो लूप होल्स थे, खान ने उनको बेहतर, उनकी करप्शन खत्म की नहीं बातें की। आपने देखा उस टाइम शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने लगाए कि ये लोग हमारे से अपना शेयर मांगते थे। क्या वो चीजें आप भूल गए? सर वो जो इल्जामात थे वो कहां साबित कर पाए आप? खान ने बिल्कुल इनको नहीं खत्म किया। सर वो जो शहबाज शरीफ साहब पे इल्जामात का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो काइंडली अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सके, आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, आप मुझे अभी जो मौजूदा सूरत हाल है रिकॉर्डिंग की उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज दोनों की अगर आप बात करें तो सर आप बताइए कि काइंडली उस तमाम तर केस का रिजल्ट क्या सामने आया है? उनको तो कत्ल मिल गया है। सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया सर। मेरा ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब पे बदउनवानी और उनकी जो आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से जो है इल्जामात लगाए गए, तो उन इल्जामात की सूरत में अगर वो किसी कोर्ट में जाके उनको चैलेंज किया गया तो आप उस रिजल्ट का बताइए कि जो उनका नतीजा क्या आया? आप उस चीज की बात करते हैं जब नैब अमेंडमेंट्स लेके आए अपने घर के लिए, अमेंडमेंट अपने अपने आप को बचाने के लिए रजीम चेंज करवाई लोगों ने। सर फिर हम अगर किसी भी इदारे पे अगर हम नैब पे यकीन नहीं करेंगे तो वो नैब जो आपके 3.5 साल एक दौरे इक़्तिदार में तमाम तर प्रोसिक्यूशन करती रही, वो तमाम तर केसेस जो दीगर लीडरान पे और पार्टी रहनुमाओं पे लगाए गए, बनाए गए, वो आज कहां है? आज इन लोगों ने, आपको नहीं पता नैब अमेंडमेंट्स करके इन्होंने बेड़ा गर्क सर वो तो नैब अमेंडमेंट से पहले ही आपकी दौरे हुकूमत में ही उनके साथ वो नताइज तो तभी सामने आ गए थे सर। राना सनाउल्लाह साहब पे मुंशियात का केस जो है आप ही के दौर में लगा और उसी दौरान वो खत्म हुआ। उसके बाद जब आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर जो है आपने जो है LPG का जो केस किया वो कहां है? उसके बाद आपने 7.5-8 माह जो है उनको जो है बंद रखा, उसका कौन जवाब दे सर? देखिए उस चीज को वो प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया। मैं इसमें मान रहा हूं कि गलतियां थी प्रोसिक्यूशन के अंदर, मैं मानता हूं इन चीजों को, बट वो बंदा करप्ट था, उसे ये काम सर आप कैसे कह सकते हैं सर अगर वो प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां थी और आप इल्जामात साबित करने में कामयाब नहीं हुए तो सर इसमें उस बंदे का तो कसूर नहीं है सर? देखिए जब होगा ना एक प्रोसिक्यूशन का और गवर्नमेंट का गठजोड़ होगा तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। सर गवर्नमेंट तो आपकी थी सर, अपने वजीर दाखिला की सर गवर्नमेंट तो आपकी थी। सॉरी सर उस वक्त गवर्नमेंट में तो आप लोग थे, PTI थी सर। देखिए तो वो जो PTI की गवर्नमेंट थी, ANF तो उस टाइम जब ये हुआ है ANF तो इनके अंदर आ गई थी ना, ANF तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। सर शहरियार अफरीदी साहब के हमें वो तमाम तर रिकॉर्ड्स याद है सर, वो क्लिप्स जो हैं वो आजकल मीम्स बनी हुई है सर, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए मैं उस चीज में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि मुझे उस चीज का इतना मैंने नहीं देखा उनका जो ऑर्डर है या कुछ ऐसा। ठीक चले, अच्छा हम आगे चलते हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त PTI किस हद तक तैयार है अभी जनरल इलेक्शंस की तरफ अगर जाती है तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या है? PTI तो लास्ट एक मंथ इलेक्शन के अंदर है, खान साहब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब तो हमारा ऐसा है कि हम वार्ड वाइज चले गए हैं, पहले हम PP वाइज, NA वाइज से, MP अपने यूनियन काउंसिल वाइज से, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड वाइज अपने कप्तान मुकर्रर कर रहे हैं, वार्ड वाइज हम लोग अपनी लिस्ट बना रहे हैं। हमारे लोग तो डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की हुई है। ठीक, इसका मतलब है कि हुकूमत में आने के लिए आपने तमाम तर तैयारियां कर रखी हैं, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, जो पहले PTI के बारे में कहा जाता था कि ग्रास रूट लेवल पे मैंने काम किया है। मैं डोर टू डोर कैंपेन पे जा रहा हूँ। देखिए टिकट का अल्लाह मालिक किसको पार्टी देगी, लेकिन हम अपने पार्टी के लिए हम उसके जानिसार हैं, उसके मुजाहिद हैं, खान के मुजाहिद हैं, खान के वर्कर हैं। उसकी कॉल के ऊपर लबैक करते हुए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और गली गली जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है
हमारे बहुत शुक्रिया। लूप और हमारा हमारी ब्रेक गलतियां की किधर तरफ हैं, हमारे इंशाल्लाह हमारा कैसे हम सुधारेंगे गलतियों प्रोग्राम को। में ब्रेक का वक्त हुआ है। वैसा हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी बात का आगाज यहीं से करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई रहनुमा से, अवैस साहब से, और उनका कहना था कि पीटीआई की जितनी भी कारकर्दगी रही उनके दौरे हुकूमत में, वो खासी जो है वो इम्प्रेसिव भी थी, और उनके बकौल वो तमाम तर मामला जो पाकिस्तान को अभी भी दरपेश मसाइल की सूरत में हमारे सामने, वो चैलेंजेस जो जिसके हवाले से आज और इससे पहले भी हम बहुत सारी बात भी कर चुके हैं और प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, वो हमारे सामने अगरचे मौजूद हैं। लेकिन हमारे दोस्त का कहना था कि ये तमाम तर मामला जो हैं, इनका हल, वाहिद हल जो कि हम जिक्र कर चुके हैं इनिशली, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो इंतखाबात हैं जिसका वो शोर मचा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वारिस रज़ा साहब ने। वारिस साहब, प्रोग्राम हम आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे मौजूदा सूरत हाल जो इलेक्शन के पहले की है, हम इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद की बात कर रहे हैं कि अगर हम ये बात तस्लीम कर लें, हम ये दावा जो कि पीटीआई का प्रिडोमिनेंटली दावा है कि अगर ये इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर करा दिए जाएँ तो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये सवाल था सर इस प्रोग्राम का, इसकी बुनियाद। तो आप क्या समझते हैं, तमाम तर मसाइल का एक ही हल हो सकता है जो कि आम इंतखाबात हैं? देखिए, अच्छा, हमारे साथ वारिस साहब जो हैं वो मौजूद हैं, गालिबन अभी हमसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त और इससे पहले भी, अगर हम 2018 के इलेक्शंस की बात करें, उससे पिछले इलेक्शंस यानी कि 2013 के इलेक्शंस की बात करें, और उससे भी अगर हम पीछे जाएं, तो हर इंतखाब के बाद, हर इंतखाबात के बाद, हर इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो पार्टी जो अक्सरियत बना लेती है वो तो बहुत शादियाने बजाती है, में नज़र आती है, और वो तमाम तर पार्टीज़ जो अक्सरियत बनाने में नाकाम होती हैं, उनका एक ही आवाज़ में इकट्ठा एक नारा होता है कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया, उनको उनके हक से जो है वो उसकी रूगर्दानी की गई, और उनको वो जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा। उसमें बहुत सारी जो है वो ऐसे प्रोपेगेंडा भी शामिल होते हैं कि बैरूनी हाथ शामिल है, इसमें आशीर्वादें शामिल हैं, इसमें हमारी जो वोटर्स हैं उनकी गालिबन लिस्टिंग नहीं सही की गई थी, या और दीगर बेशुमार धांधली, या और इससे जो पंक्चर्स, फिर और ऐसी सूरत हाल जो कि गुज़िश्ता जब इंतखाबात हुए उसके नताइज भी हमारे सामने थे, 2018 में भी और 2013 में भी, जब 35 पंक्चर्स आए उसका जवाब मिला उन 4 हल्कों की सूरत में। खान साहब को जब वो 4 हल्के जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर एतमाद का इजहार किया गया कि ये हल्के जो हैं अगर हम इसको स्पेसिमेन के तौर पे लें तो तमाम तरह इंतखाबात के हवाले से अगर आप जो बात करते हैं तो वो तसल्ली बख्श हैं। उसके बाद 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत जो है वो हासिल की, तो तमाम तर जमातें इंक्लूडिंग नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपना मैंडेट छिन जाने के हवाले से बहुत सारे आवाज़ें उठाई और नारे बुलंद किए। गालबन ये जो आइंदा इंतखाबात हैं ये भी मुझे मेरे एनालिसिस के मुताबिक कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आ रहे। जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो चाहे मईशत हो चाहे वो सियासत हो, वारिस साहब मैं यही बात कर रहा था कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तमाम तरह मसाइल से निकल जाएगा? देखिए, आम इंतखाबात जो है ना, इसके साथ जो नथी बात है वो जाहिर वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में पहले भी ये अर्ज कर रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि हुकूमत के साथ साथ जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है कि मुल्क के हालात ऐसे पैदा करे और इलेक्शन के माहौल ऐसा बनाए कि जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अब मसला ये है कि इसमें हमारे तहरीक इंसाफ के जो अफराद हैं और खासतौर से इमरान खान, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम नहीं रखना चाहते, इसलिए कि उनके मफाद में ये है कि जितना डिस्टर्ब जो है पाकिस्तान रहेगा उतना ही जो है ना उनका ख्याल है कि जल्द से जल्द जो घुटने टेक देने का जो अमल होगा हुकूमत का वो होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक संजीदा अमल नहीं है, ये गैर संजीदा अमल है। इस तरीके से जो है ना ये थड़ों में या यानी लड़कों में आपस में जो एक टीनेजर्स के दरमियान तो गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये कम से कम पॉलिटिकल
जो है गुफ्तगू नहीं है और पॉलिटिकल संजीदगी नहीं है। ठीक। लिहाजा इस सिलसिले में जो है वो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ज्यादा संजीदा होना पड़ेगा और संजीदगी का मुजाहरा करके देखिए हमारे पास इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का न होने का मकसद ये है कि हम इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते जी। और जब तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कोई यानी बहुत बड़ा मायना है इसकी। तो ठीक। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पहला पहले कदम के तौर पर बरकरार रखना ये बुनियादी तौर से तहरीक इंसाफ का काम है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के जितने भी अकाबरीन हैं इंक्लूडिंग इमरान खान उनको जो है ना गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए ताकि इंतखाबात जो है वो बेहतर अंदाज में हो और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। मैं ठीक। ये समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान की है जो कि गैर संजीदा रवैया सब पर अपनाए हुए हैं और ठीक। वो इस वजह से वो सिर्फ इस वजह से गैर संजीदा रवैया कि उनकी जो पॉपुलरिज्म की जो फिलॉसफी थी जी जी। वो धड़ाम से गई है और वो धड़ाम से गिरने के बाद उनको पता है कि वो इलेक्शन में वो नताइज जो कि उनको चाहिए हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वो मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ रखना चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। ठीक। अभी अगर हम बात करें जिस तरह पीटीआई का आपने जिक्र किया कि उनको मेच्योरिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, साथ ही अगर हम पीडीएम की तमाम तर जमातों की बात करें तो वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कदरे बेहतर तो हमें नज़र आती है, हम मान सकते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी या वो बसीरत जो दरकार है पाकिस्तान को इन तमाम तर मसाइल से इनके हल की तरफ जाने के लिए और इन तमाम तर मसाइल से निकालने के लिए जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये लीडरशिप केपेबल है? नहीं देखिए कैपेबिलिटी का जहां तक मामला है तो कोई भी लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर से कुल नहीं होती है। ये बात याद रखें कि सियासत में कोई भी चीज जो है ना कुल नहीं होती है। कोई कोई भी चीज हतमी नहीं होती है। तो सियासत में जो ना डायलॉग जो है तो होता है चाहे वो कितनी ही गैर संजीदा क़यादत हो लेकिन अगर डायलॉग होता है तो वो डायलॉग ही संजीदगी की तरफ या सोचने समझने की तरफ ले जाता है। लिहाजा डायलॉग को इसीलिए बेहतर जैसे हम कहते हैं ना कि आपस की शेयरिंग जो है हमारे बहुत से नफ्सियाती मसाइल को खत्म करती है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में डायलॉग जो है वो बहुत सारी गलतफहमियों को बहुत सारी गैर संजीदगी को जो है ना संजीदा अमल की तरफ ले जाने का एक तरीका कार है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर फर्ज किया कि आपके नुक्ते नजर को मैं थोड़ी सी देर के लिए तस्लीम कर लूं कि पीडीएम में वो सलाहियत नहीं कि जो कि संजीदगी की तरफ जाने वाली हो तो बात यह है कि अगर दो तरफा गैर संजीदा अमल जो है वो डायलॉग की तरफ आएगा तो यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं जाके संजीदा अमल बनेगा और संजीदा अमल बनने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपस के डायलॉग और डायलॉग के बाद जो है ना सूरत हाल को समझना और सूरत हाल को समझने के बाद और इसका हल निकालना ये बुनियादी तौर से पॉलिटिक्स का ही काम है और पॉलिटिक्स का काम ही आला सफात पर आला मेयार पर सही। आला सर लास्ट सवाल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म होने वाला है, उसके प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आपसे लास्ट सवाल जरा इसको क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है, हम दोनों पार्टीज के दोनों जो हमारी तरफैन है उनके हवाले से अगर हम बात करें, चाहे वो अपोजिशन हो प्रेडोमिनेटली पीटीआई, चाहे वो पीडीएम की तमाम तर जमातें और प्रेडोमिनेटली नून लीग, इस हवाले से आप समझते हैं कि क्या ये डायलॉग जिसका आप अभी हवाला दे रहे हैं, हमने जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो हमने देखा ना कोई कंसेंसस पंजाब में डेवलप हो सका, ना वो केपी के हवाले से हो सका, ना अब हमें वफाक के हवाले से भी कोई होता नजर आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो कितनी विलिंगनेस दिखा चुकी हैं और दिखा रही हैं कि ये कंसेंसस बिल्ड हो टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ दिस इकोनॉमी एंड दिस कंट्री? देखिए इसमें जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है ना डायलॉग की
वो डायलॉग को ऑफर करना जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है डायलॉग ऑफर करना, ठीक। लेकिन उस अच्छा, हमारा राब्ता अनफॉर्चुनेटली वारिस साहब से मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो करीब है। मैं लास्ट में एक बात जो है वो ऐड करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो माशी तौर पे एक अदम इस्तेहकाम है और एक बेहंगम किस्म की सूरत हाल है, उस हवाले से एक और ख़बर हमारे सामने है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके हवाले से आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा नहीं, हकीकत के तौर पे ये हमारे सामने मंडलाती हुई एक हकीकत है। अगर हम इस बात को तस्लीम ना करें तो ये आज ही होने वाले और इससे गुज़श्ता रोज़ होने वाले स्टेट बैंक के गवर्नर साहब की तरफ से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, वहाँ पे सवालात उठाए गए और गालिबन ये सवालात जो हैं वो वीडियोस की सूरत में तमाम तर सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं कि वो डॉलर्स जो दरकार हैं इन बड़ी तमाम तर कंपनीज को जो कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करती हैं, उनके पास वो डॉलर्स मौजूद नहीं है। और ख़त लिखकर इन तमाम तर बड़ी इंपोर्ट करने वाली कंपनीज ने स्टेट बैंक को ख़त लिखकर इस बहरान से आगाह किया है। और इस खत के मंदरजात, क्योंकि ये एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हम अनफॉर्चुनेटली आपको वो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके मंदरजात से हम आगाह ज़रूर करेंगे। वो ये है कि अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने इन बड़ी कंपनीज को ये डॉलर्स मुहैया करने में नाकाम हुए और ना कर पाए, तो पाकिस्तान आने वाले चंद हफ्तों में शदीद किल्लत का शिकार होगा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के कारोबारी हल्के, पाकिस्तान के तमाम तर इंडस्ट्रीज, ये एक ऐसा हॉल्ट होगा, शायद उससे उभरना पाकिस्तान की मईशत में मुश्किल नहीं नामुमकिन की सूरत में खुदा न खास्ता हमारे सामने आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।